हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अगल बगल का मतलब सराउंडिंग का मैटर क्या हमारा प्योर है या इम्प्योर है। इसकी हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं जो कि 6 पार्ट है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू सेपरेट मिक्सचर, कैसे हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं। यदि यदि कई मैटर या फिर कई तरह के मैटर अगर मिले रहें एक ही सॉल्यूशन में तो हम उसको कैसे अलग करते हैं। तो मैं पिछले वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम लोगों की टॉपिक है, हम लोगों को पढ़ना है, आज देखना है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम लोग एयर से मतलब अलग अलग तरीके, गैस और एयर एक ही में मिक्स्ड होती हैं, तो हम इन लोगों को मतलब गैस और एयर को कैसे अलग कर सकते हैं, ये प्रोसेस हमें पढ़ना है। और इससे पहले मैं बताऊं कि आपको कि कल मतलब पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो इन दोनों में अंतर भी यहाँ पे बताई थी कि अगर अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 केल्विन से कम है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होगा। फ्रेंड्स, आप इस बात को हमेशा केयर कीजिएगा कि जिस चीज़ का, जिस भी मिक्सचर का अगर 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। देखिए इस लाइन में यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रही हूँ, यहीं पे लिखा है कि टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिएबल लिक्विड्स for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। बताया गया है कि जिस भी लिक्विड का अगर 2 लिक्विड एक ही में मिक्स हैं और उनकी बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होगा, और 25 केल्विन से ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ होगा। तो अब ये हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है कि एयर और गैसेस को हम कैसे अलग करेंगे, एयर को कैसे हम अलग पा जाएंगे और गैस को कैसे हम अलग पाएंगे। तो ये एयर और गैस की जो मतलब अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब देखते हैं कैसे, बट यहाँ पे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये फ्रेंड्स हमारा डायग्राम है, डोंट वरी, अभी सब कुछ समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर लास्ट तक सब समझ में आएगा। देखिए ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। क्या आपको याद है कि सिंपल डिस्टिलेशन कैसा था? सब कुछ सेम था सिंपल डिस्टिलेशन में। बीकर भी हम लोग को रखना था, कंडेंसर भी लगाना था, डिस्टिलेशन फ्लैस्क भी रखना था और नीचे से आग भी जलानी थी, थर्मामीटर भी लगा था उसमें, ठीक है, ये सब चीज़ लगी थी, क्लैंप भी लगा था। बट उसमें ये चीज़ नहीं था। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो लिखा है कॉर्क भी लगा था, वहाँ पे हम लोग कॉर्क भी लगाए थे, बट हम लोग का ये जो लंबा सा पार्ट है और ये जो इसके अंदर आया ये पार्ट नहीं लगा था। अंडरस्टूड? देखिए ये चीज़ हमारे में नहीं लगा था उस सिंपल डिस्टिलेशन में, इसमें लगा है। तो भाई इसका कारण क्या है? कुछ तो अलग है, तभी तो थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम लोग को सब कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग यही देखते हैं। लिखा गया है कि एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए आप सोचेंगे कि मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर क्यों शो कर रही थी, क्योंकि इस वाले एक्टिविटी में हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज़ करना है। तो पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अजनबी न समझें, पहले हम उसके बारे में कुछ थ्योरी जान जाएंगे तो प्रोसेस ईजी लगेगा। इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा दी और ये भी बता दी कि सिंपल डिस्टिलेशन का एज अ भाई है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि ब्रदर की तरह ये वर्क करेगा। वो सिंपल है, 25 केल्विन से अधिक बॉइलिंग पॉइंट पे सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़, 25 केल्विन से लेस बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रैक्शनल का यूज़। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होगा एज अ ब्रदर, ठीक है, दोनों ब्रदर हैं समझ लीजिए, और यहाँ पे छोटे भाई मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होगा। दिया गया है द फ्लो डायग्राम सो द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इस डायग्राम में प्रोसेस बताई गई है, तो इस डायग्राम को हम केयरफुली देखते हैं। पहले बताया गया ये हमारी एयर है, ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं कि ये हमारी एयर है। तो एयर को क्या करना है? कंप्रेस एंड कूल। ये देखिए, ये मैं रीड कर रही हूँ कि कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को क्या करना है? हमें कंप्रेस करना है। और कंप्रेस करने का मतलब क्या है? एयर हमारी गैस है, इसके बीच स्पेसेस ज़्यादा हैं, उसको दबा करके उसको क्या करना है?
ठंडा कर देना है, अपना मतलब प्रेशर बढ़ा के उसको कंप्रेस करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा आपको अजीब तो लगेगा कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस फिर कूल फिर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर, ये सब कुछ नहीं। देखिए आपको अपना प्रेशर बढ़ाना है, मतलब आपको इस एयर को मतलब कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए आपको अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो वही दिया है इंक्रीजिंग प्रेशर। अब देखिए मैं आपको एकदम डीपली समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर को आप इतना अलग कर दीजिए, ठीक है। वेट, देखिए आप इतना अलग कर दीजिए, समझिए ये कुछ नहीं है, पहले हम इसको समझें, ठीक है। इतना हम पहले समझ लेते हैं ये क्या है। लिखा गया है कि कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा आप बताइए, किसी चीज़ को अगर आप दबाएंगे तो प्रेशर तो आपका बढ़ेगा ना, आपको प्रेशर लगाना तो पड़ेगा ना। बस वही यहीं पे चीज़ दी है दोस्तों, विदाउट एनी इरिटेशन। आप बस ये समझिए कि हमको कंप्रेस करना है एयर को, तब हम अपना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को लिखा है कि अपना प्रेशर बढ़ाएंगे तभी वो इंक्रीज होगा, तभी वो कंप्रेस होगा कोई भी चीज़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को दबाने के लिए हमें अपने प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम एयर को कंप्रेस करने के लिए अपने प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी हम बढ़ा रहे हैं। और डिक्रीज टेम्परेचर, और बस अब अलग से कह दीजिए कि टेम्परेचर हमको उस टाइम घटा के रखना है, ठीक है। और देखिए अब लिक्विड एयर, अब पहले देखिए यहाँ पे एयर को जब हम दबाएंगे तो एयर किस में चेंज हो जाएगी। अगर हम इतना काम कर लेते हैं, अगर हम एयर को कंप्रेस करते हैं टेम्परेचर घटा के, तब हमारी एयर क्या होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। कोई मैजिक नहीं है, अगर किसी चीज़ को हम दबाएंगे, सॉलिड को दबाते हैं, मतलब सॉरी गैस को दबाते हैं, तो सब लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ओके। तो हम एयर को प्रेस किए हैं तो हमारा वो लिक्विड में चेंज हो गया है। अब लिक्विड में चेंज होने के बाद हमें क्या करना है, लेट्स सी। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब देखिए अब इसको धीरे धीरे हीट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब भाई ये मत सोचना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम न्यू वर्ड कहाँ से आ गया। देखिए अभी तो हम लोग देखे थे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यही हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। बताया गया है कि उस लिक्विड एयर को इसमें भर के आप नीचे से गर्म कीजिए। बस आप समझ लीजिए कि लिक्विड एयर बनने के बाद हमें इतना काम करना है, मीन्स नीचे से हमें आग दिखानी है, यानी गर्म करना है अपने लिक्विड एयर को। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। आगे लिखा है गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट राइट्स। अब क्या होगा, अब देखिए जैसे जैसे आप हीट करेंगे ना, वैसे वैसे आपकी गैसेस अराइज होंगी। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर ये आपका बीकर है, अगर आप इसमें लिक्विड एयर फिल किए और नीचे से अगर हीट दे रहे हैं, ये हीट है मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, गैस एराइज होगा। एक गैस एराइज होगा, दो गैस एराइज होगा, फिर ऐसे छोटे ये ऊपर नीचे गैस अराइज होगा, मतलब गैस ऊपर अपना ऊपर उड़ने लगेगी। अब बताइए कैसे उड़ रही है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और नीचे एयर बाय वॉल्यूम दिया गया है, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन का दिया गया है, ये सब हमारी गैसेज हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट दी गई है कि -183 -186 है, नाइट्रोजन की -196 है, और वॉल्यूम इनका है एयर में 20.9 ऑक्सीजन का है, 0.9 आर्गन का है और 78.1 नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अब हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ट के हिसाब से हमारे गैसेस अराइज होते हैं। फ्लो डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। इस डायग्राम में हम लोग देखे थे कि कैसे हम गैस और एयर को अलग कर लेंगे। क्या आपको भी नहीं समझ में आया? तो एक बार और देखिए कि अगर अभी हम लोग बोले हैं कि अगर हम लोग एयर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, बस आप इतना समझिए कि ये हमारी मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी एयर है, तो हम इसको दबाएंगे, ठीक है, इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और इसी लिक्विड को हमको गर्म करना है, तो क्या होगा, अपने आप गैसेस अराइज होने लगेंगी। अब है इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। और ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए कई गैसेस एयर में मिक्स तो होती ही हैं, तो अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब सारी गैस को भी तो अलग करना पड़ेगा, हर गैस को हटाएंगे तभी तो हमारा ऑक्सीजन रिमेन रहेगा। और लिखा गया है कि एयर इज कंप्रेस्ड लेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज कोल्ड देन कोल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर।
और बताया गया है कि जो हम लोग ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं वही दिया गया है कि हमको एयर को लिक्विड में चेंज करने के लिए अपना प्रेशर बढ़ा करके कंप्रेस करना होता है और कूल करना होता है टेम्परेचर घटा करके। द लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्लैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। लिक्विड एयर को फिर हमको गर्म करना होता है और वेयर गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट साइड डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और बताया गया है कि फिर उसके बाद उसमें से गैस अपने अपने हाइट पे उठने लगेंगी, मतलब ऊपर उड़ने लगेंगी अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। मैं इसीलिए बोली हूँ यहाँ पे कि चार्ट के हिसाब से हमारी गैसेस अराइज होंगी। ये जो चार्ट बनाया गया है ये बॉइलिंग पॉइंट दी गई है, तो इसी के हिसाब से हमारी गैसेस अराइज होने लगेंगी जब हम लिक्विड को हॉट करेंगे। नीचे हम लोग का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग इतना कुछ एक्टिविटी किए हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला हम लोग क्या किए हैं, पहले तो हम लोग गैसेस को, सॉरी क्वेश्चन नहीं है आंसर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग देखें कि अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से गैसेस अराइज होने लगी हैं, हम लोग तो देखे ही थे। और विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड। और उस गैस का नाम भी हमें बताना है जिस गैस से वो गैस का नाम आप बताइए जो गैस पहले, मतलब विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट, कौन सा है जो लिक्विड फर्स्ट हुआ है और उसको हमको नाम देना है। तो आंसर द फॉलोइंग का मतलब है कि ये जो दिया गया है उसका हमको आंसर देना है। तो आइए आगे देखते हैं कि इन सबों का आंसर हम लोग को दिया भी रहता है नीचे। तो ये हमारा रहा, मतलब ये नया डायग्राम है, इसमें हम लोग को दूसरी एक्टिविटी करनी है। इसमें करना है कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर को कैसे अलग करेंगे। वो तो था हमारा गैसेस और एयर को कैसे अलग करेंगे, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, एयर में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अलग करना है। बट देखिए जो पीछे जो क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर हम लोग को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि जो दो चीज़ें इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका आंसर ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं दिया गया है। तो जो हम लोग इतना कुछ पढ़ के आ रहे हैं, एक्टिविटी करके आ रहे हैं, इसमें हम लोग को आंसर सर्च करना पड़ेगा इसमें। और बस इसमें पूछा गया है कि कहा गया है कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग जान गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमारे गैसेस अपनी हाइट लेती हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपनी हाइट में उड़ती हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। बस हमको उसको अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे तो दिया ही है, हम लोग को राइट डाउन करना पड़ेगा और फिर अदर गैसेस की भी बॉइलिंग पॉइंट नोट करना पड़ेगा। अब आता है हम लोग का दूसरा एक्टिविटी। दूसरे एक्टिविटी में देखिए हम लोग को क्या करना है, गैसेस के एयर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना है। मतलब एयर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमको अलग करके देखना है। आगे लिखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से हमको कॉपर सल्फेट को, मतलब इम्प्योर और प्योर मिक्स है तो हमें उसमें से प्योर सल्फेट चाहिए। प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो पहले हमारी एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को करना होगा। तो एक्टिविटी देखते हैं कि टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। बोला गया है कि चाइना डिश में आप थोड़ा सा इम्प्योर सैंपल लीजिए, ठीक है, मतलब इम्प्योर कॉपर सल्फेट को लीजिए और रखिए। नीचे है कि डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कीजिए। और इम्प्योरिटी आउट, अब हमें क्या करना है, सारी इम्प्योरिटी को फ़िल्टर कर देना है। मतलब जैसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हमें सारी इम्प्योरिटी ख़त्म कर देनी है। आगे है कि तो वो इम्प्योरिटी नहीं ख़त्म होगी, जैसे एक पानी का बड़ा बड़ा टुकड़ा छानने से ख़त्म हो जाता है, बस वही चीज़ करना है ताकि कुछ कुछ ख़त्म हो जाए। आगे लिखा है कि इवोपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इवोपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वाटर को इवोपोरेट करा देना है। कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर, और अपने सॉल्यूशन को हमें कवर कर देना है, कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। यू विल ऑब्टेन द क्राइस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। अब आप क्या पाएंगे, कुछ क्राइस्टल पाएंगे कॉपर सल्फेट में। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इसका आंसर में देना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन चाइना डिश। हम लोग चाइना डिश में क्या देखे हैं, अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा। यू विल ऑब्टेन द क्राइस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट
इन अ चाइना डिश, हम लोग क्राइस्टल पाए हैं चाइना डिश में। ओके, आगे है कि डू द क्राइस्टल लुक अलाइक, क्या हम लोग को मतलब क्राइस्टल बढ़िया से दिख पाएगा। अब क्राइस्टल क्या है इसको सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। हाउ विल यू सेपरेट द क्राइस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारी कॉपर सल्फेट में अगर क्राइस्टल मिलता है तो हम क्राइस्टल को कैसे अलग करेंगे। तो इन सबों का आंसर इसमें नीचे दिया गया है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई लिक्विड। क्रिस्टलाइजेशन का मेथड सॉलिड को प्योर करने मतलब सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ होता है। जैसे कि द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मीडियम प्योरिटी। जैसे कि अगर सी वाटर से अगर हमको सॉल्ट लेना पड़े तो बहुत सारी इम्प्योरिटी उसमें मिलती है। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटी द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड। और फिर हमें सी वाटर के से सॉल्ट अलग करने के लिए या फिर इम्प्योरिटी कह सकते हैं अलग करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आगे है कि क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ दीज इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वो होता है कि जहाँ पे सॉलिड को प्योरीफाई करके क्रिस्टल के रूप में उसको प्योर किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। इवापोरेशन टेक्निक से अच्छी है हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट शेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। और यहाँ पे इसमें बताया गया है ना कि कुछ इम्प्योरिटी रह जाती हैं फिल्ट्रेशन करने के बाद और ऑन इवापोरेशन दिस कंटेमिनेट द सॉलिड। और कहने का मतलब है कि अगर हमें बढ़िया से अगर अलग करना है इम्प्योरिटी को तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है फिल्ट्रेशन के हिसाब से। एप्लीकेशन मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसी प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है उसका नाम लेना है हम लोगों को। तो देखना है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, और हम सी वाटर से और सॉल्ट को अलग करने के लिए प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्रिस्टम ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से हम क्राइस्टल ऑफ एलम भी कर सकते हैं अलग इस प्रोसेस से। Thus, by choosing one of the above method, according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance। हम लोग सब कुछ मतलब नेचर का ही है, बस हम लोग उसमें से अलग करके प्योरिटी इम्प्योरिटी को अलग करके हम लोग एक प्योर सब्सटेंस फाइंड करते हैं। विथ एडवांस इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैज़ बिन डिवाइज्ड। और क्रिस्टलाइजेशन से भी अच्छी बहुत सारी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं इस एडवांस टेक्नोलॉजी में। सिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क and flow diagram of typical water work in 2.13 from this figure write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the water work and discuss in your class। ये एक्टिविटी बोला है कि आप अपने क्लास में डिस्क्राइब कीजिएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब सिटीज़ में पीने के लिए पानी भी अलग होने लगा है। ये देखिए फिगर 2.12 है, तो 2.12 में बस इतना इंडिकेट किया गया है कि हम लोग कैसे कंपोनेंट ऑफ एयर को अलग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो पीछे हम लोग एक्टिविटी देख के आए थे लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग कैसे अलग करेंगे, बस आप इसी डायग्राम से समझिए कि प्रेशर करना है, एयर है, फिर प्रेशर, फिर फ्रीजिंग, कोल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड के ड्राई आइस, ऐसे करके हमें लिक्विड ऑक्सीजन अलग किए थे। अब ये देखिए पीछे जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं नीचे दिया गया है कि आप फिगर 2.13 में आपको पता चलेगा कि ये कैसे हम अलग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ना कि फिगर 2.13 में आप देखिए कि कैसे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं या फिर सिटीज़ में कैसी अब व्यवस्था हो गई है। पानी पीने के लिए भी अब अलग से टैंक आने लगे हैं। अब इस फिगर से हमको समझना है कि हम अपने प्यूरिफाई वाटर मतलब प्योर वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए मैं इस डायग्राम को समझाती हूँ कि देखिए रिजर्वियर है, पानी भरने वाला फिल है, जगह है, सेंडिमेशन टैंक है, ये हमारा टैंक है, ठीक है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल।
अब देखिए पानी अगर हमारा डायरेक्ट रिजर्वियर से आ रहा है या फिर मान लीजिए पूल, तालाब, नदी कहीं से भी आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ बालू होंगे। अब ये बालू एकदम मैं प्योर समझा रही हूँ कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, बालू डस्ट सब कुछ होंगे। जब आप इसको अपने टंकी में भरेंगे तो टंकी के नीचे जाके जम जाता है, ऐसा होता है। अब देखिए, अब लोडिंग टैंक का यूज़ करना है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ को रेफर कर देना है फिल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है, काम ख़त्म लोडिंग टैंक का। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा कि वाटर होगा, फिर उसके बाद फाइन सैंड होगा, ग्रेवल होगा, कोर्स ग्रेवल होगा। कहने का मतलब कि फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, पहले पानी होता है, फिर छोटा छोटा बालू होता है, उससे बड़ा होता है और सबसे बड़ा कंकड़ होता है। फिर क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में करके क्या करना है, इसमें क्लोरीनेशन का यूज़ कर देना है ताकि ऑल बैक्टीरिया क्या हो, किल हो जाए। अब ये हमारा रियली टैंक है टू होम। अब ये हमारे घर के टैप पे पानी आने लगेगा। कहने का मतलब है कि हमारा पानी ऐसे ही मतलब फिल्ट्रेट होता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ विल यू, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर हम लोग पूरी अब तक जितना पढ़े हैं उतना ही में हम लोग का आंसर दिया गया है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लिखा है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन अ प्योर मिक्सचर एंड अ मिक्सचर। अभी तक हम लोग बहुत सारे मिक्सचर के बारे में पढ़े, फिजिकल नेचर के बारे में पढ़े, केमिकल नेचर के बारे में पढ़े। फिजिकल और केमिकल के बारे में तो फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। और लिखा है कि लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस है अब हम लोग को ये देखना है। तो दिया गया कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पिछले चैप्टर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे फिजिकल मैटर की। द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई लाइक। अब हम लोग को यही प्रॉपर्टी याद दिलाई गई है फर्स्ट चैप्टर की कि मैटर हमारा कलर में होता है, हार्डनेस होता है, उसके अंदर रिगिडिटी पाई जाती है, फ्लूडिटी भी हो सकती है, डेंसिटी भी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की ही नहीं, किसी भी चीज़ की। अगर हम कहने का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिया गया है कि कलर, हार्डनेस, रिगिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इट्स ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टी। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ physical change can because these change occur without change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Interconversion of state कहने का मतलब है कि जब हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, जब हम लोग अपने आप बदलते हैं तो इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। क्योंकि हम लोग इसमें किसी चीज़ का मतलब कोई ऐसा केमिकल चीज़ भी नहीं यूज़ करते हैं कि जिसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। हम तो डायरेक्ट सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा फिजिकल चेंजेस होगा। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज। आगे दिया गया कि ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट। हम लोगों को आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ अलग दिखता है। एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। और कुछ उन लोगों के मतलब इसी चीज़ के कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपस में मिलती जुलती रहती हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। पीछे मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही एक चार्ट को समझाई थी, उसी चार्ट के बारे में अब हम लोग को डीपली पढ़ना है कि हमारे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है सब्सटेंस का एलिमेंट और कंपाउंड में। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ एलिमेंट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड। अबाउट एलिमेंट पढ़ते हैं कि रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। ये रॉबर्ट बॉयल एक पहले साइंटिस्ट हैं जो कि पहली बार कुछ नेम लिए थे, मतलब कुछ बारे में बताए थे एलिमेंट के 1661 में। एंटवाइन लॉरेंट लैवोइजियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। और 1743 से 94 तक एक एंटवाइन लॉरेंट
वो ईजियर साइंटिस्ट को लगा एक एलिमेंट की डेफिनेशन सर्च करने में। ये बताए थे कि एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट हमारा एक मैटर का बेसिक फॉर्म है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और ये कभी भी सिंपल सब्सटेंस में टूट नहीं सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। कहने का मतलब है कि एलिमेंट हमेशा सिंपल सब्सटेंस में होता है, इसको तोड़ के इससे सिंपल सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता है। आगे के एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। एलिमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड में। ये सब हम लोग छोटे से भी पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल, नॉन मेटल क्या है। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मेटल यूजुअली शो और आवर फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी दी है मेटल की। मेटल हमारा लस्टर होता है, स्लेवरी ग्रे होता है या तो गोल्डन येलो होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉ इनटू वायर, वायर पे भी वो बन सकता है। मेलेबल होता है, सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करे। मेलेबल मतलब होता है कि जो हैमर्ड करने से थिन शीट में टूट जाए। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए मेटल के कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, मेटल के एग्जाम्पल है। मरकरी भी एक हमारी मेटल है जो कि लिक्विड होते हुए भी रूम टेम्परेचर पे रहती है। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉन मेटल के बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, इसके पास लस्टर, सोनोरस और मेलेबिलिटी नहीं होती है। अब नॉन मेटल के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स थे। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं मेटालॉइड। ऐसे मेटल जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी, ऐसे एलिमेंट जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की हो, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की हो, उसको हम कहते हैं मेटालॉइड। अब हम मेटालॉइड का एग्जांपल देख लेते हैं कि बोरॉन, सिलिकॉन, ग्रेमियम एक्सेट्रा। ये 3 चीज़ ऐसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हैं कि जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। अब ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट एट प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट आर नेचुरली। 92 एलिमेंट हमारे नेचुरली हैं और सब मतलब बने हुए हैं। ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, और सारे मैन मेड हैं। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, अक्सर एलिमेंट सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट एक ऐसे होते हैं जो कि गैसियस स्टेट में होते हुए भी रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। 2 एलिमेंट्स हमारे रूम टेम्परेचर पे रहते हैं जो कि मरकरी एंड ब्रोमीन है। गैलियम, कैल्शियम, ये हमारे लिक्विड होते हुए भी रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, या तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा आता है कंपाउंड। व्हाट इज़ कंपाउंड? तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन विथ अनदर इज अ फिक्स प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है कि जब 2 एलिमेंट बनता है तो एक कंपाउंड फॉर्म करता है, और ये केमिकली कंबाइन होता है, और इनके पास फिक्स प्रोपोर्शंस होते हैं। वाई डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड? हम लोग क्या पाते हैं जब हम लोग 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है फ़ायदा? तो डिवाइड द ग्लास इनटू 4 ग्रुप। एक क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ, देखिए तो 50 ग्राम ऑफ आयरन की फिलिंग्स लेनी है, और फिर 3 ग्राम सल्फ़र पाउडर लेना है एक चाइना डिश में। फिर इसको क्रश करना है और मिक्स करना है एक ही में, एंड हीट करना है। इस मिक्सचर को हीट करना है पूरा जब तक रेड ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। फिर उसको आग से हटा करके उसको ठंडा भी कर देना है। तो चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या रख के देखना है कि एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। कंपेयर द texture and color of the material obtained by the group, and carbon disulfide to one part of the material obtained still well and filter. Add dilute sulfuric acid and hydrochloric acid to other part of। बताया गया कि हम लोग को इसको हीट करना है, कूल करना है, जैसे जैसे प्रोसेस में दिया गया वैसे वैसे करके हमें क्या करना है, हमें प्योर फाइंड करना है।
दिया कि द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल चाहिए टीचर के नेसेसरी, मतलब इस एक्टिविटी को टीचर के रहते ही करना ज़रूरी होगा। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फेट सेपरेटली। क्या करना है, हमें आयरन और सल्फर को अलग करने के लिए इतने प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है। तो आई होप ये अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है और सब कुछ समझ में आ चुका है। अब ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो कि मैं चैप्टर के स्टार्ट करते वक्त भी बताई थी कि मैटर हमारा फिजिकल डिवाइड है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकली डिवाइड है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। और इन सबों की डेफिनेशन पूरा डीपली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।